ये जो सर हाँ जी। हाँ, ये जो डॉट्स आ रही हैं इन एप्लीकेशंस पे, इन डॉट्स के ऊपर वो जो राउंड से सर्कल एक लेंस आ रहा है ना, उस लेंस को उन अनेकों अनेक डॉट्स के ऊपर लेकर जाएं और रोकें, तो उससे क्या होगा, आपको पूरा तारामंडल दिखाई देने लग जाए। और इसका क्रेडिट जाता है एक बच्चे को, और उस बच्चे का नाम है पूनम, जिसने पूनम ने ही बताया था ना ये ऐप के बारे में। पूनम पूनम ने बताया था कि ये ऐप को कैसे यूज करना है। वीडियो ऑफ है, दोबारा बोलना नहीं कि एस्ट्रो के सेशन में एस्ट्रो कमजोर है मेरा। कीर्ति चाहिए दूसरे सेशन में, ठीक है। तो पूनम ने हमारे को गुरुकुल में एक बारी हम लोग ऐसे ही ऊपर देखते थे, तो पूनम ने कहा सर एक ऐप है, और पूनम को उनके बेटे ने बताया कि ये एक ऐप है जिससे कि हम तारामंडल देख सकते हैं, कॉन्स्टलेशंस पूरी देख सकते हैं, और उसमें एग्जैक्ट आप अपने घर में बैठे देख सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में पता चल जाएगा इस टाइम पाइसिस कहाँ है, कौन सी राशियां कहाँ हैं, और फिर उन राशियों में आपको प्लैनेट्स दिखेंगे। थोड़ा इसके साथ प्ले अराउंड करना आज, बाहर चले जाना, छत पे चले जाना, थोड़ा तारों को ब्राउज करना, मजा आएगा देखने में तुम्हें तारे। क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको कि आप इस जॉडियक बेल्ट को स्टडी करें पूरी। ठीक है, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको राशियों की जो सीक्वेंस अभी ग्रुप में शेयर करी है कि 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, सेम सीक्वेंस में आपको ये जॉडियक बेल्ट, अच्छा जब इधर धरती की तरफ आ जाओ फिर नीचे कर लेना, तो अर्थ के दूसरी तरफ भी दिख जाएगी। ठीक, तो बहुत अच्छी ऐप है, इसके ऊपर आप एक्सप्लोर करें इस ऐप को लिए। और ज्योतिष का हम जो कोर्स है इसको हम आरंभ करते हैं, इसको शुरू करते हैं। आप लोग पेन और पेपर अपने पास रखें, और जो भी मैं डिटेलिंग करूंगा उसको आप लिखते रहें, ठीक है। वैदिक ज्योतिष को सीखने का जो एक प्रयोजन है वो ये होता है कि 6 प्रकार के हमारे जो प्रश्न हैं इनके हमें उत्तर मिले। आप लोग लिखिए, मैं आपको लिखवाता हूँ। पहला प्रश्न ये है कि क्या होगा, दूसरा प्रश्न है कब होगा, तीसरा प्रश्न है कहाँ होगा, चौथा प्रश्न है कैसे होगा, पांचवा प्रश्न है क्या होगा, और छठा प्रश्न है कौन करेगा। क्लियर हुआ? लिखा आप लोगों ने? हाँ, दोबारा रिपीट करूं भारती? दोबारा रिपीट करूं? नहीं, अनम्यूट नहीं होगा, सेशन चल रहा है। यस और नो? ठीक, ओके, ठीक। तो दोबारा से करता हूं। पहला प्रश्न है क्या होगा, दूसरा कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कौन क्या करेगा। ये 6 सवाल हैं जिसने कि आपके जीवन में एक पाश बनाया हुआ। हमारा क्या होगा, हमारी कब प्रमोशन होगी, हम कब जाएंगे, कैसे होगा, कहाँ होगा, ऐसा क्यों होगा, कौन करेगा, हमें कौन सपोर्ट देगा। ये सारे प्रश्न हैं जो जीवन में व्यक्ति को हमेशा एक चक्री की तरह घुमाए लगते हैं। इन प्रश्नों के जवाब से 2 प्रकार के सॉल्यूशंस निकलते हैं। पहला सॉल्यूशन लिखिए आप, मैं लिखवाता हूं आपको। एक सॉल्यूशन तो ये है कि क्या करना चाहिए। अगर आप कहीं किसी प्रश्न को करते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर ज्योतिष के संदर्भ में 2 ही उत्तर निकलते हैं कि क्या करना चाहिए, यानी कि मार्गदर्शन क्या होना चाहिए इसके अंदर, और पीड़ा से मुक्ति कैसे मिले।
दो ही है कि हमें क्या करना चाहिए और हम जो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में है उससे बाहर कैसे आए, यही है मूल। तो ज्योतिष देखने की विधा है, ये ध्यान रखना। अगर देखते आ गया अच्छे से तो आप वंडर्स कर सकते हो। तो अभी जो मैंने आपको कहा कि क्या होगा, अब इसके उल्टा लिखिए, पास्ट में लिखिए, क्या हुआ लिखिए, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने क्या किया। क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने कहाँ किया या क्या किया। अब आप ने एक डायरी बनानी है, नोट पैड बनाना है और अपनी लाइफ के इवेंट्स को लिखना है। आपके जीवन में क्या हुआ ये लिखना है। कब हुआ, डेट लिखनी है। कहाँ हुआ, प्लेस लिखना है। कैसे हुआ, क्या सरकमस्टांसेस बने, क्यों हुआ और किसने किया, है ना। जैसे कि क्या हुआ, प्रमोशन हुई। कब हुई, डेट, कोई डेट तारीख होगी। कहाँ हुई, कोई सिटी में हुई होगी, ऑफिस प्रेमिसेस में हुई होगी, कोई मीटिंग में हुई होगी। कैसे हुई होगी, आपकी ने कोई प्रेजेंटेशन दी होगी, उसका क्रेडिट मिला होगा, है ना। और किसने किया, आपके बॉस ने किया, सीधी सी बात है, उसने प्रमोशन दिया आपको। तो ये सब आपको लिखना है? आपको ये सब चीजें अगर याद नहीं आ रही हैं अपने जीवन में कि हमारे साथ कब कब क्या क्या हुआ, तो आप पेन डाउन करके एस्ट्रोलॉजी का कोर्स छोड़ देना। एग्जम्प्टेड हो, एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। क्लियर? क्योंकि जब क्या हुआ नहीं देख सकते हो और लिख सकते हो, तो क्या होगा तो बिल्कुल नहीं देख सकते। अगर तुम अपने पास्ट को मैप नहीं कर सकते हो, नहीं तुम्हें याद कि तुम्हारे साथ कब क्या हुआ है, चाहे वो ऑस्पिशियस हो, कुछ अच्छा हो तुम्हारे जीवन में, या कुछ ऐसा घटना हुई हो, है ना। लाइफ है, इसके अंदर तो प्लस और माइनस दोनों ही चीजें चलती हैं। हाँ? तो आपको ये अच्छे से मैप करना है। अगर नहीं कर सकते हैं तो जब पास्ट नहीं देख सकते तो फ्यूचर तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है। 9 ग्रह हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। 12 भाव हैं, 27 नक्षत्र हैं, नक्षत्रों के अंदर इनके चरण हैं। ठीक है। और जो राशियां हैं, भाव, 12 राशियां हैं। राशियां क्या हैं, राशियां एक, अभी जो आप ऐप में देखेंगे, जब आप घुमाएंगे इसको, तारामंडल दिखेगा आपको, कॉन्स्टिलेशंस जो दिखेंगी, है ना। और समूह है, तारों का जो समूह है उससे कुछ आकृतियां बनी। जब भी हमारे जो भी ऋषि मुनि, पराशर ऋषि समझ लीजिए, जिन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पूरी की पूरी पराशर एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने लिखी है। तो ऐसा मानना है कि उन्होंने योग से ब्रह्मांड को पूरा मापा था, योग के माध्यम से। उस टाइम टेलीस्कोप नहीं होता, है ना। तो उनको मालूम था कि कौन सी राशि योग के समूह, कौन से तारों के समूह से क्या आकृति निकलते आती है। तो जो शेर जैसी आई, उन्होंने कहा ये मेष राशि हो गई होगी, स्व जो लियो हो गई होगी, शेर जैसी जो आई, भेड़ जैसी जो आई वो मेष राशि हो गई। ठीक है। तो ये अभी तुमको पढ़ाऊंगा, ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो तारों का जो समूह है, उनसे जो एक आकृति उभरी, वो जॉडियक है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? हाँ? राशियां हैं। ठीक है। राशियां अलग होती हैं और ग्रह अलग है। राशियां फिक्स है, ये जो जॉडियक बेल्ट है ये पूरी फिक्स है, ये चेंज नहीं होती। ठीक। इसमें क्या चेंज होता है, इसमें प्लैनेट्स की मोमेंट चेंज होती है, प्लैनेट घूमता रहता है ना। तो मकर राशि एक है जैसे, तो जब सूर्य देवता मकर राशि में भ्रमण करते हैं, गोचर कर रहे होते हैं, तो कहा जाता है कि मकर संक्रांति है। समझ में आया?
तो प्लैनेट्स की मूवमेंट और इन प्लैनेट्स की मूवमेंट इन राशियों में होने से प्लस इन प्लैनेट्स की फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से टकराने से, जैसे एक प्लैनेट राइट में है एक लेफ्ट में है और ये एक दूसरे को देख रहे हैं 180 डिग्री पे, तो जब ये एक दूसरे को देखेंगे डायगनली तो इनसे कुछ इम्पैक्ट्स क्रिएट होंगे और वो जो इम्पैक्ट्स हैं वो धरती पे रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के ऊपर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? यहाँ ब्रेन में केमिकल फॉर्मेशंस होती है, केमिकल मैनिपुलेशंस होती है। ठीक, तो व्यक्ति तो वही होता है, व्यक्ति बदलता तो नहीं है, लेकिन उसका व्यक्तित्व बदल जाता है। तो व्यक्ति, अगर हम वास्तु के संदर्भ में समझें तो यहाँ पे व्यक्ति पुरुष हो जाता है और उसका व्यक्तित्व प्रकृति हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति तो सेम है, वो तो नहीं बदला, लेकिन उसकी जो प्रकृति है वो बदलनी शुरू हो जाती है, उसका व्यक्तित्व चेंज होना शुरू हो जाता है। और इसका एक मूल कारण ये होता है एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन माइंड। ठीक, दूसरा कारण होता है वास्तु, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। और इन दोनों कारणों के ऊपर एक कारण होता है कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलता है वो होता है सेल्फ जनरेटेड, खुद से, स्वयं से अपनी पीड़ा को न्योता देना, है ना, अज्ञानता के करते। राइट, अब एक बच्चे को मालूम ही नहीं है ये सांप है या ये पाइप है, जब तक अंधेरा रहता है तो अंधेरे में लगता है कि ये सांप है, लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, सूर्यदेव आते हैं तो दिखना शुरू हो जाता है कि ये या तो सांप है या पाइप है, क्लैरिटी आ जाती है। ऐसा ही वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से व्यक्ति को दिखता है। जब मैंने कहा कि ये देखते की विधा है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपके अंदर ज्योतिष यानी कि ईश्वरीय ज्योत प्रकाशित होती है तो आपको सब क्लियर दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन क्लियर तब दिखता है जब आपके पास क्लियर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस हो। ठीक है, अगर व्यक्ति का जन्म कब हुआ है ये तुम्हें पता है, कहाँ हुआ है ये तुम्हें पता है, किस तिथि में हुआ है ये तुम्हें पता है, तो तुम्हें अच्छे से दिख जाए। पर अगर नहीं पता कि कब हुआ है तो इसका एक फॉर्मूला फिर आगे लग जाता है, वो होता है प्रश्न कुंडली का, वो हम बाद में सबसे लास्ट में होता है। ठीक, सबसे पहले हम उन कुंडलियों को उठाएंगे, वहां एनालिसिस करेंगे जहां पे हमें पता है कि इस व्यक्ति का जन्म इस तारीख को हुआ है, ठीक, इस समय हुआ है और इस जगह पे। राइट, और उस एक व्यक्ति की कुंडली उठाएंगे जिसको हम सब जानते हैं, मेरी। ठीक, मेरी कुंडली पे ही तुम अच्छे से, हाँ? जब मेरी कुंडली पे, क्योंकि मेरे व्यक्तित्व को तुम जानते हो, हाँ? क्या मैं बात करता हूँ, जो लोग मेरे साथ रहे हैं उन्हें मालूम है कि क्या मेरा लाइफस्टाइल है, क्या मैं पढ़ाता हूँ, मैंने क्या क्या जीवन में किया, है ना, और मैं क्या कर रहा हूँ। तो वहां से जब मैपिंग करनी शुरू हो जाओगे तो अपनी मैपिंग तुम्हें बहुत अच्छे से करती आएगी। ठीक, अपनी मैपिंग को करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम्हें अपने जीवन के इवेंट्स को लिखते आना चाहिए और उनकी डेट्स भी पता होनी चाहिए। जैसे शादी कब हुई नहीं होगा याद, अब हो जाता है, इतने साल बाद भाई बहन बन जाते हैं तो अपना वो निकाल लेना, मैरिज सर्टिफिकेट, है ना, तो देख लेना उसके अंदर कब तुम्हारी शादी हुई,
कईयों को तो यही नहीं याद रहता बच्चे कब हुए हैं, है ना। तो बच्चे कब हुए हैं, तो बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट निकाल लो। ठीक। पूरी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में एक सवाल नहीं पूछना कि डेथ कैसे देखते हैं, मुझे नहीं आता। कि व्यक्ति मरता कब है ये सिखा दो। पिछले वाले बैच में यही शोर मचा था, डेथ सिखा दो, कैसे देखते हैं, डेथ सिखा दो। उससे पीछे वाले में भी यही ड्रामा। ठीक। मुझे आता नहीं है। हाँ, मेरे को तो ये समझते में आता है कि पीड़ा क्या है और निदान क्या देना है। और आप लोगों का भी फोकस टू द पॉइंट होना चाहिए कि पीड़ा क्या है और निदान कैसे देना है। रिसर्चर बनोगे, बहुत ज्यादा क्यों क्या में जाओगे, तो कम से कम इस जन्म में एस्ट्रोलॉजी पूरी नहीं पढ़ सकते हो। इतना बड़ा कंसेप्ट है ये, है ना। मैं आज भी पढ़ता हूँ, आज भी सीख रहा हूँ, आज भी रिसर्च करता हूँ। तो मुझे ऐसा समझ लगता है कि मेरे को अभी एस्ट्रोलॉजी का 10% भी नहीं आता है। इतना बड़ा विषय है ये। ठीक। तो इसलिए अगर आपको पूर्ण एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, सारी उम्र लगाएं अपनी, पेशेंस रखें, रात को रोज तारा समूह लेके बैठ जाए। देखें कि अब मकर राशि में, कुंभ राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जिन जिन के कुंभ में शनि है उनके साथ क्या बिहेव हो रहा है, कैसे कैसे वो बिहेव करना शुरू हो गए हैं, किसकी दृष्टि पड़ने पे क्या हो रहा है। ये सारा आप एनालिसिस करें, रिसर्च करें, एक बढ़िया से थीसिस बनाएं। 90-95 साल के हो जाओगे तो शायद तुम्हारे थीसिस पूरे हो जाए, फिर उन्हें कहीं जमा कराना और डॉक्टर बन जाना। ठीक। ओके। और वास्तु के कॉन्सेप्ट में, संदर्भ में सीखना है तो इसी कोर्स में सीख लोगे, क्योंकि वो प्रिसाइज है, टू द पॉइंट। ठीक। किसकी वजह से क्या हो रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। अब किसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके पीछे इस सूत्र को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास एक प्रश्न होना चाहिए, है ना। और तभी तो हम उसका उत्तर ढूंढ पाएंगे। सिद्धांत है, कोई कुंडली लेकर आए और कहे पढ़ो क्या दिखता है, सिंपल जवाब है कुछ नहीं दिखता है, आता नहीं है, कहीं और से पढ़ो। ना हमारे पास इतना समय है कि हम तुम्हारी कुंडलियां देखकर ये बताएं कि क्या दिखता है ना। और ना हम अपने समय को बर्बाद करना चाहते हैं इस अति मूर्खता पूर्वक प्रश्न का उत्तर देकर। यही तो करते हैं अक्सर लोग, पंडित जी महाराज के पास, ब्राह्मण देवता के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हो कुंडली लेकर और कहते हैं बताओ जी क्या दिखता है। वो भी बताना शुरू कर देते हैं, वाह हा हा, फिर एक पेज कस देंगे। सब कुछ ठीक है लेकिन कुंडली में बस मंगल का दोष लग रहा है, कराइए मंगल का उपाय, अब दीजिए पैसे, नहीं तो कुछ नहीं तो तुम्हारे को पेड़ों के साथ शादियां करवाएंगे। ठीक। और मजे की बात बताता हूँ, अंदर की बात, जब किसी से शादी हो जाती है ना, तो 7 जन्मों का रिश्ता बनता है। और अगर ब्रह्मांडीय दुनिया है, ये तो वो दुनिया है जो तुम्हें दिख रही है ना। अगर इस तरफ की दुनिया है तो उस तरफ की भी दुनिया है, और अगर उस तरफ की दुनिया से तुम्हारी कहीं शादी हो गई ना, समझ रहे हो ना। फिर चमत्कार पिक्चर देखी है तुमने शाहरुख खान की, है? इसलिए बात वो करनी चाहिए जो ठीक हो, काम भी वो करना चाहिए जो उचित। पीपल से शादी कर लो, पौधे से शादी कर लो, हाँ कर लो, पहले मुझे ये दिखाओ कहाँ लिखा है। आज तक एक व्यक्ति लेकर नहीं आया है वैदिक शास्त्रों में कि यहां लिखा है कि पीपल से शादी करने से मंगल का दोष कट जाता है। एक आदमी लेकर नहीं आया है ये सूत्र। वो घिसी पिटी वो रेमेडी की किताब लेके आ जाते हैं। पराशर ऋषि ने नहीं लिखा ये। मजे की बात ये है, पराशर ऋषि ने
उन्होंने कोई रेमेडी लिखी ही नहीं, उन्होंने सिर्फ कॉम्बिनेशंस बताए हैं कि ऐसे होने पर ऐसा होता है, ऐसे होने पर ऐसा होता है, इस स्थिति में ये होता है, उस स्थिति में ये होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि उनका मानना ये था कि ये लिखत है, ये लिखा हुआ है, हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसे मिटा नहीं सकते। फिर किसी ने आगे अपना दिमाग लगाया कि चलो ठीक है, मिटा नहीं सकते, कम तो कर सकते हैं, है ना। तो वो कम करने के लिए रेमेडीज का हम यूज करते हैं। अब कम क्या करना है इसमें? इसमें भी कम विकृति को करना है, ताकि व्यक्ति वापस से अपनी प्रकृति में आ जाए। घूम फिर के कंसेप्ट प्रकृति और विकृति का आ जाता है। मानसिक रूप से जब व्यक्ति विकृत हो जाता है तो वो पागल वाली हरकतें करता है ना। नहीं तो अगर स्टेबल माइंडेड होगा तो उसको पता होगा कि यार कुछ हो जाए, अपने को ऐसे गलत तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, है ना? तो इसीलिए ये पूरा का पूरा तंत्र पुरुष, प्रकृति, प्रकृति और विकृति, यहीं पर ही घूमता रहता है। एस्ट्रोलॉजिकली हमने ये समझा कि पुरुष व्यक्ति है और व्यक्तित्व प्रकृति। जब हम कुंडली को रीड करते हैं तो उस समय प्रश्न पुरुष हो जाता है और उत्तर प्रकृति हो जाती है। प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? पुरुष फिक्स्ड है, यानी कि प्रश्न फिक्स्ड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, ठीक। और जो प्रकृति है वो वेरिएबल है, वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ देश, काल और परिस्थिति। ये तीन वर्ड याद रखें, देश, काल और परिस्थिति। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझे कि ऐसा कहा गया है ज्योतिष में कि 12वां भाव विदेश यात्रा का होता है, और 12वें भाव को कहा गया कि ये भाव अच्छा नहीं होता। अगर हम पास्ट की परिस्थिति को एनालाइज करें तो अपने को ये समझ में आएगा कि क्योंकि 12वां भाव एक्टिवेट होते ही विदेश यात्रा लिखी जाती है, तो पहले की विदेश यात्रा समुद्री रास्ते से होती थी, जहां पे बहुत अच्छे शिप भी नहीं होते थे। आजकल तो क्रूज हैं, है ना। तो 7 समुंदर पार करना अपने आप में एक चैलेंज होता था। तो क्या कहा कि 12वां भाव अच्छा नहीं है, राइट। आपको मोनोटोनस कर देता है, अकेलापन फील कराता है, और समुद्र में सबसे ज्यादा होम सिकनेस होती है, राइट। और यहाँ तो हम हवाई जहाज से करीब 18 घंटे 19 घंटे की फ्लाइट से कनाडा पहुंच जाते हैं। सोचो उस समय अगर किसी ने कनाडा जाना होता था समुद्री रास्ते से तो उसको महीनों लग जाते। तो इसलिए कहा गया कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि कष्टपूर्वक यात्रा होती है। लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि क्या मैं विदेश यात्रा करूंगा, क्या मैं विदेश जा सकता हूं? तो 12वां भाव बताता है कि तुम विदेश जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। और 12वां भाव एक्टिवेट हुआ, पुराने जमाने में क्या कहा कि पीड़ा आ गई है, व्यक्ति को पीड़ा ने घेर लिया है ना। और अभी क्या है, आपने टिकट कराई, हवाई जहाज में बैठे और मजे से फॉरेन पहुंच गए खूब अच्छे से। और अब हवाई जहाज में तुम खाते पीते जा रहे हो। मजे की बात यह है, तुम्हें ब्रेकफास्ट मिल रहा है, तुम्हें लंच मिल रहा है, फिर बीच में स्नैक्स आ रहे हैं, बार का भी इंतजाम होता है वहां, है भाई, क्यों धनंजय, है ना। तो ये सारा प्रोग्राम चलता रहता है, तो तुम्हें कहाँ ऐसा कोई कठिनाई थोड़ी होती है ट्रैवल करने में, इजीली पहुंच जाते हो। तो इसीलिए क्या कहा कि देश, काल और परिस्थिति अनुसार 12वां भाव
अब पीड़ा का नहीं है। बात समझ में आई? फिर कहा कि 12वें भाव से खर्चा होता है, 12वें भाव खर्चे का है। अगर तुम खर्चा करने के योग्य होगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि कमाई आ रही है तभी तो खर्चा कर रहे हो। कहीं से पैसा आ रहा है तो खर्चा कर रहे हो ना। पैसा आएगा ही नहीं तो खर्चा कहां से करोगे बोलो? हाँ? तो पैसे के घर का 12वें भाव से बहुत बड़ा कनेक्शन है, ये भी ध्यान रखो। ठीक, चलते हैं। अब आप लिखें, मैंने आपको कुछ नोट्स भेजे हैं आपके ग्रुप में, जिसमें सबसे पहले है केशुर चमरा गुशबू, है ना। मैं आपको अनम्यूट करने का राइट दे रहा हूं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आपकी पार्टिसिपेशन इक्वली रिक्वायर्ड है। लेकिन अभी प्रश्न कोई नहीं करना और अपनी कुंडली बिल्कुल भी मत उठाना अभी, ठीक है? जब तक मैं नहीं कहूं कुंडली उठाना नहीं। गॉट इट? चलिए, अनम्यूट करने का राइट दे रहा हूं आपको। और क्या मंत्र है जिसको याद रखना है? केशुर चमरा गुशबू, क्या मंत्र है? बोलिए सब लोग अनम्यूट होके। केशुर चमरा गुशबू। केशुर चमरा चमरा गुशबू, ठीक है। के क्या हुआ? केतु। अब आगे बोलते जाएं। के बाद क्या है? शुक्र। रवि रवि। सन। चंद्रमा। मंगल। राहु। गुरु। शनि। बुध, ठीक है। अब म्यूट हो जाए। अब ये 9 प्लैनेट्स हैं, इतना तो अपने सबको ही मालूम है ना। इसके अंदर कोई ऐसा डाउट तो नहीं है हमारे को किसी को भी कि प्लैनेट्स 9 हैं। यही 9 प्लैनेट्स हैं। क्लियर है सब लोगों को यहां तक? ठीक है। अब आप एक कॉलम ए बनाइए, बीच में थोड़ा गैप छोड़िए और कॉलम बी, कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए में लिखिए सूर्य, चंद्रमा, गुरु, मंगल। सूर्य, चंद्रमा, गुरु, मंगल लिखा। कॉलम बी में लिखिए शुक्र, शनि, राहु, केतु। लिख रहे हो बेटा? हाँ, ठीक। बीच में लिखिए बुध, बुध लिखिए बीच में, बुध, ठीक है। मरकरी, बुध मतलब मरकरी। मरकरी क्या है? मरकरी को, बुध को जो डाइटी है इसके, वो गणेश जी, ठीक है। लिख लीजिए गणेश जी, बुध के डाइटी गणेश जी। और गणेश जी बुद्धि के देवता है। सारे देवताओं में प्रथम पूजनीय है, उनको वरदान प्राप्त है। जितने भी देव हैं, देवगण जितने हैं, उनमें सबसे पहले बुध देवता की पूजा। गणेश जी देखे हैं आपने हमेशा ऐसे फोटो के अंदर बड़े स्वीट से होते हैं, छोटे से, है ना। गणेश जी की शिव जी पार्वती जी की गोदी में बैठे होते हैं, छोटे से बड़े क्यूट से होते हैं, हर उसमें बड़े क्यूट लगते हैं, है ना। देखे है ना। तो बुध को कहा गया कुमार, बालक। प्लैनेट्स में बालक कौन है? बुध। बात समझ में आई?
कुमार कहा गया, और बच्चे से सभी प्रेम करते हैं। ठीक, तो राइट साइड कॉलम बी में जितने भी प्लैनेट्स हैं, इन सब की दोस्ती है बुध से, मित्रता है, मैत्री भाव में रहते हैं। सूर्य देव को क्या कहा? सूर्य देव को कहा कि ये सोल है, आत्मा है, और चंद्र देवता को कहा गया कि ये मन है। गुरु तो गुरु होता है ना? और मंगल करेज है। ठीक, तो सूर्य, गुरु, इनके साथ तो दोस्ती है बुध की, फ्रेंडली है। ठीक, लेकिन बुद्धि का नाश सबसे ज्यादा होता है जब व्यक्ति को क्रोध आता है। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसे, उसकी बुद्धि खराब होनी शुरू हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है ना? तो जो एंगर है वो मंगल है। तो बुद्धि की अति दुश्मनी किसके साथ हुई, यानी कि मैत्री भाव किसके साथ नहीं हुआ? मंगल के साथ। ठीक, और जो मन है वो चंचल होता है, वो भी बुद्धि को खराब करता है। आत्मा कभी बुद्धि को नष्ट नहीं होने देती। ये मन होता है, हमारा मन करता है ये, है ना? तो कौन बुद्धि को खराब कर रहा है? मन। और बुद्धि के सपोर्ट में सबसे ज्यादा कौन होता है? गुरु। जबकि कईयों ने कहा एस्ट्रोलॉजिकली कि गुरु और बुध इनकी आपस में नहीं बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान बिना बुद्धि बेकार है, और बुद्धि बिना ज्ञान बेकार। गुरु ज्ञान है। बात समझते में आ रही है? साथ साथ इनके कीवर्ड्स लिखते रहना प्लैनेट्स को। सन आत्मा, चंद्रमा मन, ठीक, सोल सन है, हील सन है, आत्मिक हीलिंग सन है। चंद्रमा तुम्हारा मन है, बॉडी में हार्मोन्स मन है, चंद्रमा है। इंट्यूशंस चंद्रमा है, इंट्यूटिव होना, आभास होना किसी भी चीज का। राइट, गुरु ज्ञान है, इंसाइट है, मार्गदर्शक है। गुरु, गुरु दिखाता है, जिसे देखने की विधा हम कहते हैं, वो गुरु ही दिखाता है, वो देखने की विधा सिखाते हैं गुरुदेव। ठीक, मंगल तुम्हारा करेज है, कि तुम कितने करेजियस हो, कितने डेयरिंग हो, कितने एक्टिव हो, ये मंगल है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? हाँ। शनि, शनिदेव जो है, या शुक्रदेव, शुक्रदेव तुम्हारी लग्जरीज है। आराम जितना है वो शुक्र देवता का है। ठीक, ब्यूटी, सुंदरता शुक्र देवता की है। दो प्रकार के लोग दिखते हैं, एक जिनको देखकर आप मोहक हो जाते हैं, है ना? सुंदर है, ब्यूटीफुल है, तो वो वीनस होता है। एक जिसको देखकर आपको उसकी सुंदरता के बारे में तारीफ करने का भी मन करता है, लेकिन जब आप बात करते हैं तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करता है, आपको ग्रीट करता है, आपका ध्यान रखता है, आपकी केयर करता है। तो आपको ये होता है कि ये व्यक्ति का मन भी उतना सुंदर है जितना तन। तो जो मन की सुंदरता है वो चंद्रमा देता है, जो तन की सुंदरता है वो शुक्र देता है। क्लियर हुआ सब लोगों को? तो चंद्रमा क्या है? केयरिंग, हॉस्पिटैलिटी भी है,
आवभगत, रिसेप्शन। शनि क्या करते हैं? शनि देव स्लो डाउन करते हैं, रेस्टिंग बॉडी करते हैं, रेस्टिंग मोड में लेके जाते हैं। आपकी स्पीड अगर 100 की है तो जैसे ही सैटर्न आएंगे ये स्पीड आपकी 70-75 से ऊपर नहीं जाने देंगे। बात समझ में आई? स्लो डाउन करते हैं। ठीक। सैटर्न मीन्स प्राचीन, पुराना। जैसे औषधियां, अगर हम ये कहें कि कोई भी व्यक्ति कैसे हील हो सकता है ये देखना हो तो उसके हीलिंग वाले हाउस में आगे आप लोग पढ़ेंगे। अगर सैटर्न होगा तो वो आयुर्वेद से हील होगा। गॉट इट? तो उसको डॉक्टरी दवाई इतनी नहीं लगेगी अच्छी तरीके से जितनी वो आयुर्वेद से ट्रीटमेंट उसका हो सकता है। स्टिलनेस सैटर्न है। किसी भी चीज को, किसी भी छुपी हुई चीज को डिस्क्लोज करता है सैटर्न। भांडाफोड़ सैटर्न है। पियर्स्ड करने की, किसी भी चीज को पियर्स्ड करने की जो ताकत है वो सैटर्न है। केतु, केतु डिटैचमेंट है। केतु मिस्टिक है। अननोन इन यू इज केतु। राइट हैंड क्या कर रहा है, लेफ्ट को भी नहीं पता करने देना, केतु। छुपा रुस्तम सबसे बड़ा केतु। ठीक। और जितनी गुप्त विद्याएं हैं इनका मास्टर केतु। एस्ट्रोलॉजी में जितने रत्न हैं, रत्न शास्त्र के जो गुरु हैं वो शुक्रदेव हैं। रत्न शास्त्र के गुरु शुक्रदेव कहे गए। ठीक। सैटर्न दंड देते हैं, कर्मों अनुसार फल देने के लिए इनका चयन किया गया है। ठीक। राहु, राहु भ्रमित करता है, क्लाउडीनेस। जितनी क्लाउडीनेस है वो राहु है। आउट ऑफ सोसाइटी का कोई भी काम कोई व्यक्ति करता है तो उसके पीछे राहु देव की कॉन्स्पिरेसी होती है। जैसे जैसे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाना किसी का, है ना, तो ये राहु की महादशा में चलता है। जितने ये शादी के बाद की शादियां हो रही होती हैं ये राहु केतु कराते हैं, ये बता देता हूं। ये इनका बहुत तगड़ा कॉन्स्पिरेसी चलती है। तुम आगे चलोगे कुंडलियों के अंदर तुम्हारे को दिखाऊंगा। ठीक। पर राहु को अगर साध लिया जाए तो ये ध्यान है, ये ध्यान है, कंसंट्रेशन, फोकस राहु है। देखो जब तुम्हारी शादी हुई या किसी भी व्यक्ति की शादी हुई तो उसका फोकस कहाँ था? अपनी बीवी पे। राहु आया फिर दूसरे की बीवी पे हो गया, तो फोकस तो है ना। हाँ, तो जो फोकस है वो राहु है, ये ध्यान रखें। क्लियर? कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में जो कैमरा है वो राहु है और जो तार है वो केतु है। क्लियर? इसका ध्यान रखना। राहु केतु का पता है ना, धड़ कटा हुआ, सर अलग है, धड़ अलग है, दोनों एक ही थे, राक्षस थे, झूठ बोल के अमृत पी लिया था, फिर देवताओं में इनको स्थान दिया गया, है ना।
समुद्र मंथन की कहानी मालूम है ना सबको? ठीक। तो राहु और केतु का क्या है कि इनका जो सर है वो चॉप किया गया था, तो जो सर वाला पार्ट है वो राहु है, जो धड़ वाला पार्ट पार्ट है वो केतु है, लेकिन दोनों ही असुरी प्रवृत्ति के हैं। इनमें राहु सबसे ज्यादा असुरी प्रवृत्ति का है, और केतु मतलब राहु समझ लो दिमाग से असुरी बनाता है, और केतु दिल से भी बना देता है, ये बता देता हूं, बिगड़ जाए तो। ठीक, पथभ्रष्ट कर देते हैं दोनों प्लैनेट। जैसे कोई व्यक्ति की शादी हुई, लेकिन केतु की महादशा लगी, तो लगते ही उसने अपना संसार छोड़ दिया और त्यागी बन गया, यानी कि योगी बन गया। भोगी से अब योगी की यात्रा करने लगा, तो भोगी से योगी की यात्रा केतु कराता है, ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ? डिटैचमेंट केतु देता है, जिस घर में बैठेगा उस घर से रिलेटेड डिटैचमेंट दे देगा। राइट? और यूनाइटेड बृहस्पति करते हैं गुरुदेव। गुरुदेव यूनाइटेड करते हैं। डिटैच कौन करता है? केतु। और यूनाइट कौन करता है? गुरु। क्लियर? अब कॉलम ए वाले जितने भी भाई हैं, उनकी कॉलम बी वाले भाइयों से नहीं बनती। दे आर नॉट फ्रेंडली टू ईच अदर। क्लियर हुआ? गुट है, समझ लो, ये दो गुट हैं। गैंग वॉर चल रही होती है कुंडली में, पूरी पूरी इन नटशेल। एक ग्रुप है जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए है, दूसरा ग्रुप है जो तुम्हें बचाने के लिए। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो जो मारने वाला है वो तो मारेगा। हर्ट करने वाले की प्रकृति होती है तुम्हें हर्ट करना, लेकिन जो बचाने वाला होता है वो बचाता है, और बचाने वाले के ही सहारे रहना चाहिए। ये पूरा निचोड़ है जो आप पढ़ेंगे। कंक्लूजन है ना? क्योंकि जिसने गड़बड़ करनी है उसने करनी ही है, पर उस गड़बड़ का पर्दाफाश करके और फिर जो आपको बचाए, उस स्थिति में आपने उस बचाए को पकड़ लेना है। जैसे चलो फिर कभी बताऊंगा, सेक्शन हैवी हो जाए। ठीक, तो फिर कभी फिर। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में ये देखना है कि कौन सा प्लेनेट आपको बचाता है, और जो बचा रहा है उसे तो हमेशा संजो के रखना। राइट? और जो पीड़ा दे रहा है उसकी दिशा में नहीं जाना। बात समझते में आई बच्चों? जो पीड़ा दे रहा है, मैंने पढ़ाया है ना अभी वास्तु में, पीछे आपको वो 3x3 की ग्रिड बना के कि ये दिशा इस प्लेनेट की है, ये दिशा इस प्लेनेट की है, बताया था ना? याद है? याद है? लिखा था ना सबने? तो जो प्लेनेट आपको पीड़ा दे रहा है उस प्लेनेट की दिशा में नहीं जाके बैठना, ना सोना, ना काम करना। ठीक, मैप कर लेना कि कहीं तुम उस प्लेनेट की दिशा में तो नहीं बैठ गए हो, इसलिए पीड़ा आ रही है। अगर दिखे कि हाँ बैठे हो, तो कुर्सी उठाना, दूसरी दिशा में चले जाना। क्योंकि ये प्लेनेट सबसे पहले आपके माइंड को कैप्चर करते हैं, माइंड से आपका थॉट प्रोसेस मैनिपुलेट होता है, और ये इतने बड़े कॉन्स्पिरेटर होते हैं, ये आपको अपनी डायरेक्शन में खुद लेकर 1.5-2 महीने पहले प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि चलो भाई, आप नहीं आओगे, आपका सामान ले जाएंगे।
पर कुछ ना कुछ प्लेनेट घर के अंदर, वास्तु में प्लेनेट इज ऑब्जेक्ट। घर के अंदर घर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्लेनेट है। क्लियर हुआ? ठीक, बिल्कुल ठीक। यहां तक समझ में आ गया सबको? जो घर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्लेनेट है। अब प्रश्न तुम्हारा होगा कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा प्लेनेट है, यही पूछोगे क्यों भारती, है ना? कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा प्लेनेट है, उसकी शीट दे दूंगा, अच्छे से रट लेना। जब वर्किंग करो तो देख लेना कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा प्लेनेट होता है, चलेगा? क्योंकि वो तो प्रैक्टिस से वैसे याद हो जाएगा तुम्हें, जैसे मैंने सीसीटीवी तुम्हें याद करा दिया है। राहु होता है सीसीटीवी, राइट? क्लियर हुआ? अब आगे चलो। एक चीज समझे आप कि आपकी किसी से ऑफिस, मुझे ऐसा लगता है सभी लोग व्यापार करते हैं, काम करते हैं, और वर्क प्लेस पे और व्यापार में कुछ ना कुछ ऐसा डिप्लोमेसी, है ना, कुछ पॉलिटिक्स वगैरह चलती रहती है। वर्क प्लेस पे होता रहता है कुछ। आप ऐसा समझे कि आपके बॉस या आपका क्लाइंट, बॉस का एग्जांपल ले लेते हैं, कंपनी का डायरेक्टर का, कि वो आपसे बहुत गुस्सा है, बहुत ही गुस्सा है, चिल्ला रहा है आपके ऊपर। बिल्कुल कुछ ऐसा हुआ है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो गया है, और कुछ बस वो वेट कर रहा है कि आप कैबिन में कदम रखो। आग बबूला हुआ है। अगर आप उसके कैबिन में कदम रख देंगे तो वो आग भड़क जाएगी। क्लियर? सबने एक्सपीरियंस किया होगा कभी अपने जीवन में कि कोई व्यक्ति गुस्से में है और आप उसके सामने आ गए तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा, क्योंकि गुस्सा आपके को लेकर ही आ रहा है। पर अगर आप उस व्यक्ति की नजर से ओझल है, सामने नहीं है, और बीच में कोई ऐसा व्यक्ति चला जाए एचआर डिपार्टमेंट का, और वो कहे कि सर एम्प्लॉय ठीक है, हमारे बजट का एम्प्लॉय है, काम भी करता है, और काम करते करते कोई त्रुटि हो जाती है, अपन एक वार्निंग लेटर देके, एक वार्निंग लेटर बनता है, थोड़ा आप शांत हो जाए। समझ रहे हो? हाँ? तो इसको कहते हैं कि वो जो डायरेक्टर है वो प्लेनेट है जो तुम्हें पीड़ा दे रहा है। ठीक? और ये जो प्लेनेट बीच में आया है, ये जो एचआर डिपार्टमेंट से बीच में आया है, ये वो व्यक्ति है जो इस प्लेनेट की डायरेक्ट जो फ्रीक्वेंसीज तुम्हारे ऊपर आ रही हैं उनको ब्रीच करता है। इसको बोलते हैं प्लेनेट का हिट तोड़ना। हिट मतलब दृष्टि तोड़ना। बात समझते में आ रही है? कुछ आसान तरीके से कि एक व्यक्ति गुस्से में है, एक बीच में आके नेगोशिएट कर रहा है, वो उसके गुस्से को फिल्टर कर रहा है, जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उस तक गुस्से गुस्से का जो प्रभाव है वो कम हो रहा है, क्योंकि बीच में कोई खड़ा है। ठीक है? तो डायरेक्टर का अपने एम्प्लॉय पर डायरेक्ट हिट आता है, और वो उसको एकदम फायरिंग मोड में है कि आज तो इसे नौकरी से ही निकाल दूंगा। पर बीच में एक प्लेनेट आ जाता है, और वो प्लेनेट एचआर का रूप लेके आता है, और डायरेक्टर का गुस्सा शांत कर देता है, उसको समझाता है। और ये व्यक्ति का कंडीशन यही होती है कि वो, एक कंडीशन होती है कि सीधा डायरेक्टर के कैबिन में मत चले जाना बेटा, तुम बाहर ही रहो, मुझे हैंडल करने दो। बात समझ में आ रही है? अब समझ में आ रहा है कि जो पीड़ा दे रहा है प्लेनेट, उसकी डायरेक्शन में नहीं जाना है। जो पीड़ा दे रहा है प्लेनेट वो क्या है? डायरेक्टर। और तुम डायरेक्टर की डायरेक्शन में चले जाओगे तो क्या होगा? पीड़ा बढ़ जाएगी। क्या यहां तक समझते में आ गई बात? है ना? तो अपने को वहां पे नहीं जाना है, ये ध्यान रखना। राइट? आज के लिए इतना ही। ठीक, इतने में
इतना ही मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेशन नहीं तो कॉम्प्लिकेट हैवी हो जाए। ध्यान रखना, दो पार्टीज हैं, पार्टी ए पार्टी बी, सभी की कुंडली में होती है। यह इनका द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। जो आपकी शत्रु पार्टी है वो आप पे हावी हुई तो आप पीड़ा की सिचुएशन में हो जाओगे। जब मैत्री पार्टी है वो हावी हुई तो आपको सुखद अनुभूतियां होंगी। कौन आपको पीड़ा दे रहा है, कौन मैत्री भाव में है प्लेनेट, ये देखने की विधा ही ज्योतिष शास्त्र है। फिर जो पीड़ा दे रहा है उसका सॉल्यूशन मार्गदर्शन करते हुए कि कैसे आप, जैसे मैंने आपको भी एक बताया सॉल्यूशन कि अपने को जो पीड़ा दे रहा है उसकी डायरेक्शन में नहीं जाना। क्लियर? एक तो यही सॉल्यूशन हो गया कि अपने को जाना ही नहीं, जिसको हम वास्तु में कहते हैं रिलोकेशन, कि रिलोकेट कर दो, तो अपने को रिलोकेट कर देना है, राइट। और फिर उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन आगे बताऊंगा, सब कुछ आज ही बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। याद रखें 9 प्लैनेट्स हैं और 12 राशियां हैं, ठीक। इन राशियों को अच्छी तरह याद कर लेना, मैंने तुम्हारे ग्रुप में दे दी है। नहीं याद हो तो एक पेपर पे लिख के रख लेना। 1 नंबर राशि क्या होती है, 2 नंबर क्या होती है, 3 नंबर क्या होती है, राशियों के गुणधर्म क्या है, सब मैंने लिख दिया है उसमें, ठीक। तुम्हारे ग्रुप में है ये पेपर। ये रेफरेंस शीट्स आपके पास थ्रू आउट एस्ट्रोलॉजिकल कोर्स होनी चाहिए। कौन सी? एक राशियों की और दूसरा प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स, राशियों के एट्रीब्यूट्स और प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स, ठीक है। बाकी मैं तुमको पढ़ा दूंगा। मजा आया? इजी है ना? कॉम्प्लिकेट तो नहीं है? ऐसे शोर मचाते हैं बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, तुम ढंग से पढ़े नहीं हो इसलिए तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी। जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे करते रहना। आंख को ट्रेंड करना है, ये ध्यान रखना। इसमें आंख को ट्रेंड करना है, किसके ऊपर? कुंडली के ऊपर ट्रेंड करना है। क्योंकि चलेगी क्या? आंख आंख बताएगी कौन से खाने में कौन सा प्लेनेट है, कहाँ देख रहा है, कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है, ठीक। लेकिन उस आंख को ट्रेंड करने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको पास्ट में हुए इवेंट को लिखना है। तभी तो तुम्हारी कुंडली पे बताऊंगा कि नहीं। डन? कुंडली निकालनी आती है सबको या वो सिखानी है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ये नहीं पता कि कुंडली कैसे बनाते हैं वो हैंड रेज करो, ठीक है। विदित को नहीं पता। और सौरभ तेरे सिस्टम पे है, ठीक है। इन सबको तेरे पास वो है, एस्ट्रोसेज है? नहीं, सॉफ्टवेयर है सर अपना जो परचेज किया था अपना। अपने वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, हैंड डाउन कर लो। तो एक काम कर, अभी कुछ उस पे कुंडली पे कोई एरो वैरो मत लेके जाना, कुछ नहीं करना, बस कुंडली कैसे बनती है निकाल के दैट्स इट, फिर बंद कर देना। कोई ज्यादा आगे का कुछ नहीं, ठीक है। डन? उसी हाँ, तो इनको बताओ कि कुंडली कैसे बनाते हैं। ध्यान से देख लो आप बच्चा लोग कि कुंडली कैसे बनती है।